प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपने एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जो कि एम एन श्रीनिवास का दिया हुआ संबोध है और जिसे पश्चिमीकरण या वेस्टर्नाइजेशन के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस पर कुछ मैंने टिप्पणी एक दिन अपनी क्लासेस में जब हम सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों पर बात करते, सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंजेस पर जब बात कर रहे थे, और एम एन श्रीनिवास की जब संस्कृतिकरण की मैंने सेंट्रलाइजेशन की जब मैंने टॉपिक पर पूरी चर्चा की थी, उस वक्त मैंने पश्चिमीकरण के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया था। आज पूरा डिटेल में उसको बिंदुवार उन सारी चीज़ों को उस प्रक्रिया के रूप में उसको देखेंगे, जो कि एम एन श्रीनिवास का संबोध है, जो कि एम एन श्रीनिवास ने अपना पश्चिमी देशों का हमारे समाज पर जो प्रभाव पड़ा, विशेषकर भारत में पश्चिमी क्षेत्र से दिशा से आए अंग्रेज़ों का जो 150 वर्ष का हमारे यहाँ भारत पे लगभग जो शासनकाल रहा, उस शासनकाल के दौरान जो कुछ भी परिवर्तन हुआ भारत में, उन सारे परिवर्तन को एम एन श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण का संबोध दिया था और उसी पर उन्होंने इस बात को समझाने का प्रयास किया। तो उसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। हालांकि बहुत ही आसान सा और सरल सा ये टॉपिक है, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा की आवश्यकता हमें शायद नहीं हो, लेकिन फिर भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट ये अवधारणा है, एम एन श्रीनिवास की अवधारणा है, और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये हमें काफ़ी महत्वपूर्ण मुझे ये लगती है। पश्चिमीकरण की जो अवधारणा है वो अत्यंत व्यापक होते हुए भी इसमें जटिलता भी है। मूल रूप से भारतीय समाज में होने वाले सभी परिवर्तनों को इसमें सम्मिलित किया जाता है, जो कि अंग्रेजों के समय के जो 150 वर्षों का जो शासनकाल उनका रहा, उसमें जो भी कुछ परिवर्तन हुआ, उस सारे परिवर्तनों को एम एन श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण का नाम दिया। और पाश्चात्य संस्कृति के रंग में जो भारतीय संस्कृति के ऊपर जो उसका रंग चढ़ा, उसको पूरा का पूरा, अब उसको आप रंग चढ़ने का भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों की देखा देखी अनुकरण भी उन्होंने किया भारतीय लोगों ने। तो इस प्रक्रिया में अगर आप देखें इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि एक प्रोसेस मैंने प्रक्रिया उस दिन क्लास में बहुत ढंग से आपको समझाया था कि क्रिया और प्रक्रिया, इस शब्द को अगर सही ढंग से हम समझें तो ऐसी क्रिया, ऐसा कार्य जो निरंतर चल रहा है, जो निरंतरता में है, जो होने के बाद में समाप्त नहीं होता है, बल्कि एक प्रोसेस, यानी कि एक निरंतरता लिए हुए जो क्रिया होती रहती है, जो किसी एक क्षण में या एक समय में, एक घंटे में, एक दिन में, एक वर्ष में, एक महीने में ऐसे घटित नहीं होती है, बल्कि एक निश्चित उसका प्रोसेस चलता, उसका एक निश्चित जो है क्रम चलता रहता है, और वो जो निरंतरता लिए हुए है उसी को हम प्रक्रिया कहते हैं। क्रिया के साथ में जो निरंतरता जुड़ जाती है तो वो प्रक्रिया हो जाती है, तो प्रक्रिया। तो इस रूप में अगर देखें तो संस्कृतिकरण भी पश्चिमीकरण भी अपने आप में एक प्रक्रिया के रूप में हमें यहाँ पर हम उसको समझेंगे। इस प्रक्रिया के द्वारा भारतीय व्यक्ति पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का अनुकरण जो है करने लग जाते हैं, करते हैं, और इसी पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के द्वारा भारत में पश्चिम संस्कृति का जो है काफ़ी कुछ प्रचार प्रसार भी हुआ था। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण किसी गैर पश्चिमी समाज की संस्थाओं, ज्ञान, विश्वास और मूल्यों में परिवर्तन होना स्वाभाविक, इसमें स्वाभाविकता आ जाती है। एक लेख के रूप में अगर मैं देखूं तो उसको हमने इस रूप में मैंने यहाँ पर इसको अपलोड किया है, कहीं नेट से लेते हुए, किताबों से लेते हुए, ताकि आपको कुछ अलग से उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़े और पुस्तकों की भी आवश्यकता आपको ना पड़े, और सीधी आप इस प्रक्रिया इसको ऐसा कैसे उतार लें, तो नोट्स के रूप में भी ये आपको बहुत सही रहेगा। तो इस रूप में पश्चिमीकरण जो है वो भारतीय संस्कृति में जो पश्चिम का जो प्रभाव जो पड़ा है उसको पश्चिमीकरण के नाम से जाना जाता है। विशेष तौर पर हम पश्चिमीकरण की परिभाषा, अगर एम एन श्रीनिवास की इस परिभाषा को ही हम देखें तो एम एन श्रीनिवास के खुद ने इस बात को कहा है कि मैंने पहले भी आप लोगों को ये बात बताई है कि जब इन्वर्टेड कॉमा में कोई चीज़ लिखी जाती है तो निश्चित तौर पर हम यहाँ पर कोट कर रहे हैं उस व्यक्ति के शब्दों को, इसलिए उसको वैसे वैसे हम यहाँ पर लिखते हैं। मैंने पश्चिमीकरण शब्द को अन्य स्थान पर ब्रिटिश राज्य के 150 वर्षों के शासन के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में उत्पन्न हुए परिवर्तन के लिए जो कुछ भी हुआ है उसके लिए किया है, योग के लिए किया है। यानी कि एम एन श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण का संबोध देते हुए बहुत स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि पश्चिमीकरण का उनका केवल मतलब इतना ही है, जो ब्रिटिश राज्य जो 150 वर्षों के शासन के फलस्वरूप भारत में जो भी भारतीय समाज और संस्कृति में परिवर्तन उत्पन्न हुए हैं, चाहे वो यहाँ पर उन्होंने लिखा भी है औद्योगिक संस्थाओं, विचारधाराओं और मूल्य विभिन्न स्तरों पर उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों को सम्मिलित करता है। इसका मतलब पश्चिमीकरण जो है वह मूल रूप से
अंग्रेजों के 150-200 सालों के शासनकाल के दौरान जो कुछ भी भारतीय समाज, संस्कृति इत्यादि जितनी भी चीज़ों में परिवर्तन हुआ है, वो सारा का सारा जो परिवर्तन है केवल वही पश्चिमीकरण का एम एन श्रीवास का संबोध रहा है। इसके अलावा एम एन श्रीवास ने दूसरे शब्द को नहीं जोड़ा है। तो कुल मिलाकर पश्चिमीकरण की जो परिभाषा है एम एन श्रीवास की, उन्होंने स्पष्ट तौर पर बता दिया कि अंग्रेजों के शासनकाल में, यानी कि इंग्लैंड से जो लोग अंग्रेज यहाँ पर आए और उन्होंने जो भारत पर शासन किया, उस शासन के दौरान जो कुछ भी परिवर्तन हुआ है किसी भी रूप में, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, विचार, त्यौहार, व्यवहार, बात करने का तरीका, धर्म, अगर कुछ भी परिवर्तन औद्योगिक संस्थाओं पर, दूसरी चीज़ों पर जितना भी सारा परिवर्तन हुआ है, राजनीतिक संस्थाओं पर, शैक्षणिक व्यवस्थाओं पर, हर चीज़ में जो परिवर्तन हुआ है, एम एन श्रीनिवास ने उसको मोटे तौर पर एक बृहद स्तर पर उसको एक संबोध दिया, जिसको उन्होंने पश्चिमीकरण के नाम से संबोधित किया है। इसकी कुछ विशेषताओं को हम यहाँ पर समझें। एक नैतिक तटस्थता के रूप में हम पश्चिमीकरण की संबोध को समझ सकते हैं। इसमें एम एन श्रीनिवास ने ये नहीं कहा कि पश्चिमीकरण का जो प्रभाव पड़ा वो अच्छा ही पड़ा या बुरा ही पड़ा, ये दोनों ही रूप में हो सकता है। तटस्थ रूप में हमें देखना है परिवर्तन हुआ है। अब ये परिवर्तन मूल्यात्मक रूप से हम उसका गणना करें, मूल्यांकनात्मक उसके रूप में उसको हम देखें, तो ये बहुत अलग विषय हो जाएगा। हमें केवल उसे एक तटस्थ रूप में होने वाले परिवर्तन को ही समझना है। मैंने उस दिन भी कहा था, परिवर्तन यानी कि एक वस्तु में, व्यवस्था में दो समय लेकर जब पूर्व से पश्चात की स्थिति में जो भिन्नता आती है, जो अंतर आता है, वह परिवर्तन है। और जब यही परिवर्तन सामाजिक क्षेत्र में होता है तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अब ये सामाजिक परिवर्तन अच्छा है या बुरा है, यहाँ पर हम मूल्य को नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर हम उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे। वो परिवर्तन हुआ है, हम केवल उसको देख रहे हैं। तो पश्चिमीकरण की अवधारणा जो एम एन श्रीनिवास ने दी है, वो अच्छे या बुरे के सेंस में नहीं दी है। उन्होंने कहा कि भारत में जो भी परिवर्तन हुआ, अब वेशभूषा में परिवर्तन हुआ, वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये अलग बात है। शिक्षा की प्रणाली में जो परिवर्तन हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, वो अलग बात है। खान पान और रहन सहन या पहनावे में जो परिवर्तन हुआ, अच्छे के लिए हुआ या बुरा हुआ, अब उसको हम क्या मानते हैं, अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं, वो अलग मैटर है। एम एन श्रीनिवास केवल ये कह रहे हैं कि जो परिवर्तन जो भी हुआ है उसको पश्चिमीकरण के रूप में हम समझें, और पश्चिमीकरण की प्रक्रिया जो हुई है उसको तटस्थ रूप से देखते हुए उन परिवर्तनों को समझने का प्रयास एम एन श्रीनिवास ने किया है, और यही बात वो समझाना चाहते थे। तो पश्चिमी की प्रक्रिया जो है नैतिक रूप से तटस्थ एक प्रक्रिया है। इसमें किसी प्रकार का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है। हालांकि कई लोग इसको आधुनिकीकरण से भी जोड़ रहे हैं, लेकिन एम एन श्रीनिवास ने यहाँ पर जवाब भी दिया कि आधुनिकीकरण वो तब माना जाता जबकि यह परिवर्तन विभिन्न क्षेत्र से आए हुए अलग अलग समाजों की संस्कृतियों का भारतीय समाज पर पड़ता, और उसके होने वाले परिवर्तन को अगर हम बात करते तो फिर वह आधुनिकीकरण के रूप में जाना जाता। लेकिन एम एन श्रीनिवास ने केवल भारतीय संस्कृति पर, समाज पर पड़ने वाले अंग्रेजों के 150 वर्ष के शासनकाल में जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन की ही बात इसमें की है। इसलिए उन्होंने इसको पश्चिमीकरण के नाम से संबोधित किया है। तो इसमें ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, इस पर एम एन श्रीनिवास किसी प्रकार की कोई चर्चा में यहाँ पर वो बात नहीं करते हैं। इसी प्रकार से एक सीमित अवधारणा है। दूसरा बिंदु जो इसका है कि पश्चिमीकरण की जो सीमाएं हैं वो निश्चित है, यानी कि पश्चिम से जो भी अनुकरण करते हैं उसके बारे में केवल हम पश्चिमीकरण की बात कर रहे हैं। दूसरे किसी चीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो वो इतना जो है वो सही नहीं होगा। इसलिए वो कहते भी हैं कि पश्चिम से जो कुछ भी अनुकरण करते हैं उसके बारे में ये कहना गलत है, उसकी उत्पत्ति जो है पश्चिम से हुई है। कई चीज़ें ऐसी है कि जो भारत में भी हुई है, लेकिन वो भारत में उसमें उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ पर केवल एम एन श्रीनिवास एक सीमित अवधारणा की बात कर रहे हैं। जो कुछ भी परिवर्तन हुआ है पश्चिम की वजह से या पश्चिमी अंग्रेजों के शासनकाल की वजह से, उसको ही एम एन श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण का नाम दिया है, संबोध दिया है। तीसरा बिंदु है एक चेतन और अचेतन दोनों ही प्रकार की प्रक्रिया है। चेतन और अचेतन की प्रक्रिया का मतलब हमारे मानसिक स्वरूप की यहाँ पर एम एन श्रीनिवास बात करते हैं। एम एन श्रीनिवास ये कहते हैं कि पश्चिमीकरण का प्रभाव जो है वो कई रूपों में हमें देखने को मिलता है। कई जगहों पर चेतन अवस्था में, यानी कि व्यक्ति के कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ में, उसने पूर्ण जागृत अवस्था में पूर्ण रूप से सोच समझकर किसी चीज़ को अपनाया, तो उसको हम चेतन प्रक्रिया कहते हैं।
अचेतन प्रक्रिया वो होती है जिसमें हम जानबूझकर या सोच समझकर या किसी चीज़ को नहीं अपनाते हैं, लेकिन वह कहीं न कहीं हमारे व्यवहारों को प्रभावित करना शुरू कर देती है, हमारी संस्कृति में वो परिलक्षित होने लग जाती है, जो कि एक अचेतन प्रक्रिया के रूप में, जिसमें कॉन्शियसली व्यक्ति वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं वो इसके स्वरूप में उसको देखने, उसके जीवन में उसमें परिवर्तन उसमें देखने को उसको मिलता है। तो ये जो है वो प्रक्रिया जो है वो अचेतन प्रक्रिया कहलाती है, जिसमें वो सचेत रूप से उसको नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो उसको प्रभावित करती है, और उस प्रभाव में आकर जो व्यक्ति व्यवहार करता है उसको हम अचेतन प्रक्रिया कहते हैं। तो पश्चिमीकरण जो है वो चेतन और अचेतन दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। कई पश्चिमी सांस्कृतिक तत्वों को हमने अचेतन रूप से भी हमारे जीवन में सम्मिलित किया, और कई को हमने चेतन रूप से अपने जीवन में सम्मिलित किया। अब इसको आप कई रूप में उदाहरण के तौर पर ये आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहनावे को व्यक्ति एक फैशन के रूप में अपनाता है, और भारतीय लोगों ने, क्योंकि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारे यहाँ जो मूल हमारा जो पहनावा था, वो पहनावा थोड़ा अलग प्रकार का था। हम लोग जो पुरुषों में अगर हम देखें तो धोती कुर्ता है या लुंगी है इस प्रकार का, या साफा बांधना है, इस तरह की चीज़ें जो है एक आम सामान्य हमारा पहनावा था। लेकिन चेतन रूप में लोगों ने धीरे धीरे उसको कहीं ना कहीं अपने आप को पढ़ा लिखा, या एक कहीं ना कहीं उस रूप में किसी रूप में समझने के लिए हमने कहीं ना कहीं उसमें पैंट शर्ट कोट बूट टाई हैट इत्यादि का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया व्यक्तियों ने, पुरुषों ने विशेषकर। महिलाओं ने जो घाघरा ओढ़ने या जिस प्रकार की साड़ी या धोती या जो उस प्रकार की महिलाएं कपड़े पहनती थी उसको छोड़कर मैक्सी है, गाउन है, स्कर्ट है, या इस तरह की चीज़ें जो है वो पहनना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। अब ये तो एक प्रक्रिया ऐसी थी जिसको हमने चेतन रूप से अपनाया। इसी प्रकार से शिक्षा प्रणाली में लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा का पढ़ना शुरू कर दिया, तो एक चेतन प्रक्रिया के रूप में अंग्रेजी शिक्षा का उन्होंने और दूसरी संस्कृति को समझने के लिए, और इसका बहुत गहरा प्रभाव भी पड़ा। ये सारा तो प्रक्रिया जो थी वो चेतन अवस्था में थी, लेकिन इसका अचेतन मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका अचेतन मन पर प्रभाव ये पड़ता है कि धीरे धीरे भारतीय लोगों में एक सोच डेवलप हो जाती है कि अगर व्यक्ति अमुक प्रकार से वस्त्र पहन रहा है तो वह लाट साहब की तरह है, वह मैम साहब की तरह है, वो बिल्कुल उस तरह से है। ये एक अचेतन प्रक्रिया है जो व्यक्ति के दिमाग में धीरे 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 जाकर बैठ गई, और आज भी हम देखते हैं भारतीय संस्कृति पर अंग्रेजी शिक्षा का इतना गहरा प्रभाव है, इतना गहरा प्रभाव है कि बहुत से पढ़े लिखे लोग जो बहुत उच्च स्तरों पर बैठे हैं, बहुत उच्च पदों पर बैठे हैं, लेकिन आज भी उनको अपनी अंग्रेजी न जानने की कमी कहीं न कहीं खलती है। अगर वो पढ़ाई के रूप में है, अगर वो केवल उनके करियर के रूप में, तब तो फिर भी ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं उनको ये लगता है कि अंग्रेजी में जो बात कर रहा है व्यक्ति वो ज़्यादा समझदार है, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, और जो हिंदी में या स्थानीय भाषाओं में बात कर रहा है वो व्यक्ति जो है वो कम पढ़ा लिखा है या गंवारू है, या हमारे वस्त्रों में जो इस तरह से कोट पैंट और इस तरह के कपड़े पहन रखे हैं तो वो मॉडर्न है या बहुत सुसभ्य व्यक्ति है, और अगर धोती कुर्ता और वो सब पहन रहे हैं तो वो एक प्रकार से गंवारू टाइप, गंवार के इस तरह कपड़े हैं। तो ये जो हमारे मानसिकता में जो अचेतन रूप से जो परिवर्तन हुआ, तो जो प्रभाव पड़ा था, एम एन श्रीनिवास ने कहीं ना कहीं उसको भी सामने लाने का प्रयास किया था। इसलिए उन्होंने कहा कि ये चेतन प्रक्रिया तो थी ही, लेकिन साथ ही साथ में एक अचेतन प्रक्रिया भी थी जिसने भारतीय लोगों को, भारतीय समाज और संस्कृति में बहुत गहरी अपनी जड़ें जमा ली थी। ये मूल रूप से एम एन श्रीनिवास कहना चाहते थे। इसी रूप में एक प्रक्रिया के रूप में मैंने पहले ही बात कर ली, ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, लगातार चलने वाला, जिसके माध्यम से हमारा रहन सहन, संस्कृति, हमारे सोच विचार, हमारे व्यवहार करने के तरीके, बहुत सी चीज़ें हमारी बहुत तेज़ी से परिवर्तित होती गई, और हमें पता ही नहीं चला कि हम कब उस रंग में पूरी तरह से ढल गए। और धीरे धीरे स्थिति ये आ गई कि आज तो जन्म के बाद से ही बच्चे जो है, हम जो इस तरह से बच्चों को सिखाते हैं, बताते हैं, कहीं ना कहीं उस पश्चिमी संस्कृति का जो है हमारे ऊपर गहरा प्रभाव है, और जो आज भी निरंतरता के साथ में चल रहा है। तो एक प्रक्रिया के रूप में है, एक क्रिया जो निरंतरता लिए हुए है, जो समाज को बहुत हद तक हर तरफ से प्रभावित करती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रोसेस या प्रक्रिया के रूप में हमें देखने को मिलती है। पश्चिम संस्कृति अंग्रेजों द्वारा लाई गई, ये बात तो हमने बात कर ही ली है। बहुत ही स्पष्ट तौर पर बहुत स्पष्ट तौर पर इस चीज़ को हम समझें कि
एम एन श्रीनिवास ने जब पश्चिमीकरण की बात की तो उन्होंने केवल और केवल अंग्रेज़ों की बात की थी, क्योंकि अंग्रेज़ जो पश्चिम से आए थे, एम एन श्रीनिवास ने केवल उन अंग्रेज़ों की ही द्वारा जो 150-200 सालों में जो उसके शासनकाल में जो परिवर्तन हुए थे, जो भी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी परिवर्तन हुए, उन सारे परिवर्तनों को उन्होंने पश्चिमीकरण का नाम दिया था। तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट तौर पर हम इसको समझ लें कि यह जो है पश्चिम संस्कृति अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पर लाई गई थी। और अंत में जो इसका एक और प्रमुख बिंदु है, क्योंकि इसको बहुत मोटे तौर पर अब हमें नहीं लिखना है, हमारे लिखने की लिमिट होनी चाहिए, बहुत सीमित अर्थों में, सीमित शब्दों में हमें उत्तरों को पूरा करना पड़ेगा। तो एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल इसलिए है क्योंकि वैसे मैंने क्लास में आप लोगों को कहा था, आप ये कह सकते हैं कि सर आप ही ने बताया था कि कुछ भी चीज़ जटिल या आसान नहीं होती है, उसकी जानकारी या ना जानकारी उसे सरल या जटिल बना देती है। बिल्कुल बात सही है, लेकिन फिर भी इसको जटिल प्रक्रिया इस रूप में कहा गया कि अगर हमें पश्चिमीकरण को सही रूप में समझना है तो उसको फिर हमें एक मोटे तौर पर, एक बड़े आईने के तौर पर, एक बहुत बड़े दृष्टिकोण के आधार पर उसको समझना पड़ेगा। केवल किसी एक स्तर पर देखकर हम पश्चिमीकरण को नहीं समझ सकते हैं। उन सभी परिवर्तन जो औद्योगिक क्षेत्र में हुए हैं या जो और भी दूसरे क्षेत्रों में हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पश्चिमीकरण को समझने के लिए उसको और अन्य अवधारणाएं जैसे आधुनिकीकरण है, लौकिकीकरण है, इन सारी अवधारणाओं से हटकर थोड़ा उसको समझने के लिए उसका जो फ्रेम है, उस फ्रेम को सीमित करना पड़ेगा और कहीं कहीं पर उसको वाइड रूप में भी हमें देखना पड़ेगा। तो पश्चिमीकरण का जो परिभाषाएं हैं, सारी जो विशेषताएं हैं या जो सारी उसकी अवधारणा है, उस अवधारणा को समझना जो है एक गहन जटिल कार्य है। क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हम वो बॉर्डर लाइन क्रॉस कर जाते हैं और पश्चिमीकरण से आधुनिकीकरण या लौकिकीकरण की उस तरफ घुस जाते हैं या उसको संस्कृतिकरण से जोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उस बॉर्डर लाइन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि आपके फर्स्ट ईयर लेवल पर आपको इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझने की आवश्यकता नहीं है, केवल जो बिंदु मैंने लिखे हैं उन बिंदुओं को अगर आप केवल समझा दें, इतना ही आपके लिए काफ़ी है। तो मूल रूप से पश्चिमीकरण की जो अवधारणा है, ये अपने आप में एक बहुत जटिल अवधारणा थी जो एम एन श्रीनिवास ने दी, और बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा थी। हालांकि इसका काफ़ी विरोध भी हुआ, कई अंग्रेज विद्वानों ने इसका विरोध किया, लेकिन एम एन श्रीनिवास ने बहुत स्पष्ट तौर पर ये चीज़ कही कि भारतीय समाज और संस्कृति पर पड़ने वाले अंग्रेजों के 150 सालों के जो शासन के दौरान जो कुछ भी परिवर्तन हुआ, मूलचूल परिवर्तन हुआ, उस सारे परिवर्तन को उन्होंने पश्चिमीकरण कहा है और वो अपनी बात पर अडिग रहे, तटस्थ रहे। अपने आप में पश्चिमीकरण एम एन श्रीनिवास की एक बहुत ज़बरदस्त अवधारणा है और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तन को समझने में हमारी सहायता करती है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो के साथ में मैं फिर से अपना आपके साथ फिर से प्रस्तुत होऊंगा, और मैं आपसे यही चाहूँगा कि मैं कुछ ये टॉपिक जो डाल रहा हूँ, इन टॉपिक्स के साथ में मैं आपको कुछ प्रश्न भी दूंगा। आप इन टॉपिक्स को ढंग से पढ़ें और इसके नोट्स भी मैं आपको PDF फाइल बनाकर भेज रहा हूँ, तो आप इसको निरंतर इस पर कार्य करते रहें। आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद।